आज इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन के कुछ फैक्ट्स बताएंगे। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसका सलूशन क्या है और नाटो क्या है। सबसे पहले आपको यूक्रेन के बारे में बताना चाहूँगी। 1991 में सोवियत यूनियन से 15 कंट्रीज अलग हुई थी। सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा कंट्री रशिया बना, फिर यूक्रेन जो कि यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अलावा और भी 13 कंट्रीज हैं। यूक्रेन की पॉपुलेशन है 4 करोड़ 38 लाख। ये एक ब्यूटीफुल कंट्री है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड पर्सन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक रूसी सैनिक एक छोटे से ब्रेक के लिए घर आया। जब वह उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो उसने देखा कि शवों का ढेर गली में पड़ा हुआ है और लोग उन्हें दफनाने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह करीब आया, उसने देखा कि एक महिला जिसके पैर के जूते उसकी पत्नी के थे, उसने अपनी पत्नी के शव की मांग की। काफी दर्द के बाद उसकी पत्नी का शव मिला। सिपाही ने अपनी पत्नी को बाहों में ले लिया। जांच करने पर पता चला कि उसकी पत्नी अभी भी जीवित है। वह उसको लेकर अपने घर में ले आया और देखभाल की। 8 साल बाद 1952 में उनके बेटे व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। रशिया और यूक्रेन की वॉर क्यों हो रही है और उसमें नाटो का क्या रोल है। नाटो का फुल नेम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के 30 मेंबर्स हैं और उसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। नाटो का मेन पर्पस अपने मेंबर्स की फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना है बाय पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स। जब रशिया का विस्तार हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नाटो का मेन पर्पस था रशिया के एक्सपेंशन को रोकना। इसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने एकजुटता दिखाई। आर्टिकल 5 के अनुसार अगर कोई एक कंट्री नाटो के किसी एक कंट्री पर अटैक करता है तो ये अटैक सब नाटो कंट्रीज पर माना जाएगा। इस आर्टिकल के अंडर नाटो कंट्री एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्स यूज कर सकते हैं। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए अमेरिका यूक्रेन में अपने ट्रूप्स नहीं भेज सकता, लेकिन जो पास की कंट्रीज हैं वहाँ अपने ट्रूप्स भेज सकता है। अगर रशिया यूक्रेन से आगे बढ़ता है तो अमेरिका उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड नाटो रिस्पॉन्स फोर्स। ये फर्स्ट टाइम है जब ये फोर्स एक्टिवेट हुई है। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। यूक्रेन और नाटो के बारे में अब तक आप अच्छी तरह जान चुके हैं। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। अगर वह नाटो ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के जरिए रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, जो कि रशिया नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पर इनसिक्योरिटी एटमॉस्फेयर हो जाए। रशिया ने कहा है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के लिए है उस तरह हमारे लिए यूक्रेन है। जिस तरह आप पीसफुल पाकिस्तान चाहते हैं उस तरह हम भी पीसफुल यूक्रेन चाहते हैं। 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। वहाँ के लोग रशिया सेपरेटेड माने जाते हैं। वे रशिया का फेवर करते हैं। क्राइमिया में गैस का भंडार है। वहाँ से गैस पूरे यूरोप में सप्लाई होती है। एज ऑफ टुडे रशिया ने इलीगली उसे ऑक्युपाई किया हुआ है। यूक्रेन और रशिया की समस्या इतनी सीरियस हो गई है कि समझ ही नहीं आता कि इसका क्या सोल्यूशन हो, लेकिन सोल्यूशन का आंसर डिस्कस करके भी निकाला जा सकता है। वॉर किसी भी समस्या का हल नहीं है। War is a place where young people who don't know each other and don't hate each other kill each other by the decision of old people who know each other and hate each other but don't kill each other by Eric Hartman. एक जर्मन पॉलिटिशियन का यूक्रेन क्राइसिस के बारे में क्या कहना है, ये आप सुनिए। Es war ein verhängnisvoller Fehler, die Ukraine mit den unerfüllbaren Versprechen einer Mitgliedschaft in NATO und EU in eine aussichtslose Konfrontation und eine gefährliche Zerreißprobe zu locken. Klüger wäre es gewesen, auf Henry Kissinger zu hören, der schon 2014 richtig festgestellt hat, ich zitiere, um zu überleben und sich zu entwickeln, darf die Ukraine niemandes Vorposten sein. Zitat Ende.
dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eine rote Linie darstellt, deren Überschreiten Russland nicht hinnehmen würde, wie die vorangegangenen NATO-Osterweiterungsrunden, liegt seit fast 2 Jahrzehnten klar auf dem Tisch. Unzählige Gelegenheiten wurden seither versäumt, einen Status gesicherter Neutralität für die Ukraine auszuhandeln, der den Sicherheitsinteressen aller Rechnung getragen und der Ukraine ermöglicht hätte, vom Zankapfel zu einer Brücke zwischen Ost und West zu werden. Stattdessen haben die Hardliner, gefangen in einer völlig überkommenen Logik des Kalten Krieges, starr an der Beitrittsperspektive für die Ukraine festgehalten und dabei überheblich Russland den Großmachtstatus abgesprochen. Das ist das historische Versagen des Westens, die Kränkung Russlands. Es ändert nichts an der Verwerflichkeit des russischen Einmarschs. Aber das Verständnis aller Ursachen ist Voraussetzung für die Suche nach Lösungen. Deutschland hat in seinem gegenwärtigen Zustand nichts aufzubieten, um den Worten auch Taten folgen zu lassen. Sanktionen, die den eigenen Bürgern am Ende mehr Schaden zufügen als denen, die damit gemeint sind, werden dem Krieg in der Ukraine kein Ende setzen können. Sie sind letztendlich Alibi und Sanktionspolitik sowie das Anstrahlen des Brandenburger Tores in den ukrainischen Nationalfarben. Die gescheiterte Energiewende, sehr geehrte Damen und Herren, hat uns in eine fatale, einseitige Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen geführt, die kurzfristig, wenn überhaupt, nur zu astronomischen Kosten gelöst werden kann. Nach diesem Krieg werden wir mit Russland immer noch auf einem Kontinent leben. Die Herausforderung, eine europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die das Ost-West-Blockdenken überwindet, ist nicht vom Tisch, aber sie ist schwieriger geworden. Deutschland kann und sollte hier eine wichtige Rolle als ehrlicher Makler spielen. Voraussetzung ist, dass wir die richtigen Konsequenzen ziehen und verlorenes Vertrauen, Souveränität. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।